अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया। अभी निशान मिटवाया नहीं था कि एक दिन मेरी बेगम शहर से लौटी। वो घोड़ों के अस्तबल में से होकर आई थी। उन्होंने बताया मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा घोड़ा मरा पड़ा है। ये सुनकर मेरी सिट्टी गुम हो गई। रात तक तो घोड़ा बिल्कुल ठीक था। मैं दौड़कर अस्तबल में पहुंचा। मैंने घोड़ों के लिए एक बहुत बड़ा अस्तबल बनवा रखा है। हर घोड़े के लिए एक अलग अलग खाना है। हर एक के खाने पीने का बर्तन अलग है। इन्हें रोज़ाना नहलाया जाता है, साफ़ सुथरा चारा दिया जाता है। मैंने देखा मेरा बेहतरीन घोड़ा रेकी वाकई मुर्दा पड़ा था। इसका जायज़ा लिया, फिर डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने मुआयने के बाद बताया कि घोड़े को जहर दिया गया है। मैं हैरत ज़दा रह गया। किसी को क्या ज़रूरत थी मेरे घोड़े को जहर देने की? लाख सोचा लेकिन कुछ समझ में ना आया। आखिर सब्र किया। सब्र के सिवा चारा ही क्या था। वापस आकर वो निशान मिटवा दिया। 3 माह गुजर गए। 3 माह बाद अचानक फिर एक दिन वही हाथ का निशान नजर आया। मैं चौंक उठा। पेशानी पर बल पड़ गए। इस तरह दूसरे और तीसरे दिन हुआ। मुलाजमीन ने कस्में खाकर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया और तीसरे दिन बेगम ने आकर बताया कि इस्तबल में दूसरा बेहतरीन घोड़ा मुर्दा पड़ा है। मैं उधर दौड़ा गया। डॉक्टर को बुलवाया। इसने फिर जहर की कहानी सुनाई। मैं सर पीट कर रह गया। 3 माह फिर गुजर गए। एक दिन फिर खूनी हाथ नमूदार हुआ और तीसरे दिन मेरा तीसरा बेहतरीन घोड़ा मुर्दा पाया गया। वो भी जहर से मरा था। तीसरे घोड़े को मरे भी 3 माह हो चुके हैं। कल ये निशान फिर नज़र आया था और आज फिर नज़र आया है। इसका मतलब यह है कि कल फिर निशान यहाँ होगा और मेरा चौथा घोड़ा मर जाएगा। यहाँ तक कहकर वो खामोश हो गए। चंद लम्हे तक मुकम्मल खामोशी तारी रही। आखिर मैंने कहा, और आप कह रहे थे आपने 2-3 प्राइवेट जासूसों की खिदमत भी हासिल की थी? जी हाँ, पहले घोड़े की मौत की तफ्तीश के लिए मैंने आपके शहर के एक जासूस को बुलवाया था, लेकिन वो नाकाम रहा। दूसरे घोड़े की मौत पर एक और जासूस को बुलवाया, वो भी कुछ मालूम ना कर सका। तीसरे घोड़े की मौत के मौके पर एक और को बुलवाया, इसने भी कोई काम ना दिखाया। इस बार नई बात यह है कि अभी चौथा घोड़ा नहीं मरा और मैंने आप लोग को वक्त से बहुत पहले बुलवा लिया है। इस दौरान ऐसा क्यों नहीं किया गया कि इस खिड़की के अंदर और बाहर कुछ निगरान मुकर्रर कर दिए जाएं, जो तमाम रात खिड़की पर नज़र रखते और निशान बनाने वाले को पकड़ लेते? ऐसा भी किया गया था, लेकिन निगरानी वाले निशान बनाने वाले को नहीं देख सके। इन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने हकला कर कहा। खान ने जवाब दिया, इसी बात पर तो मैं हैरान हूँ कि ये कैसे हो सकता है। निगरान इस दौरान सो तो नहीं जाते? नहीं, मैंने इन्हें हिदायत कर रखी है कि अगर किसी को नींद महसूस हो तो वो दूसरों से अपने गालों पर तमाचे लगवाना शुरू कर दे। इस तरह नींद कोसों दूर भाग जाएगी। हाँ, खैर, आज रात हम जागेंगे और इधर चौथे बेहतरीन घोड़े की भी निगरानी करेंगे। आप हमें चौथे घोड़े को खिलाने पिलाने वाले से मिला दें। ये हो जाएगा, फिक्र ना करें। आपने अब तक क्या ख्याल कायम किया है? किसी को ऐसा करने की क्या ज़रूरत है और वो किस तरह ऐसा कर गुजरता है? मैंने कहा, अफसोस मैं अभी तक कुछ भी नहीं सोच सका। बस मेरा तो मारे हैरत के बुरा हाल है। अरे हाँ, बेगम साहिबा की कहानी तो रह ही गई। इशफाक चौंका। हाँ वाकई, खैर वो भी सुन लें। इन दिनों अभी मैंने शादी नहीं की थी, प्रोग्राम बना रहा था। कोई मुनासिब लड़की देखी जा रही थी कि एक दिन महल के दरवाजे पर एक नौजवान लड़की बेहोश मिली। इसे उठाकर अंदर लाया गया। होश में आने पर इसने बताया कि वो नहीं जानती कौन है और कहाँ से आई है। इसके सर पर चोट का एक निशान भी था। इस जगह से खून भी रस रहा था। डॉक्टर को बुलवाया गया। इसने मुआयना किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि इस चोट की वजह से लड़की अपनी याददाश्त खो बैठी है। बहुत दिन गुजरने पर भी लड़की की याददाश्त वापस न आई। लड़की बहुत खूबसूरत और भोली भाली थी। कुछ अर्सा गुजरने पर मैंने इससे शादी कर ली। यह है बेगम की कहानी। और शादी के कितने अरसे बाद ये हाथ वाला वाक़या पेश आया? करीबन 4 साल बाद। हालात और वाक़यात बहुत अजीब हैं। फ़िलहाल इसके सिवा हम भी कुछ नहीं कर सकते। पहले तो ये मालूम कर लें कि निशान किस तरह बनता है और दूसरी ये कि घोड़ा किस तरह मरता है। इसके बाद हम अपने काम शुरू करेंगे। गोया मुझे अपने चौथे बेहतरीन घोड़े से भी हाथ धोना पड़ेंगे। जी नहीं, ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है हम घोड़े को बचा लें।
अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब ले देकर मेरे पास वही काम का घोड़ा रह गया है। बाकी घोड़ों पर तो बहुत मेहनत करना पड़ेगी, तब वो इस जैसे हो सकेंगे। आप फिक्र ना करें, हमसे जो हो सका हम करेंगे। वैसे आपका अपना क्या ख्याल है? मेरा ख्याल? बस मेरा ख्याल ना पूछें, इन्होंने घबरा कर कहा। क्यों, क्या बात है? मैंने कहा ना मेरा ख्याल ना पूछें, इन्होंने परेशान होकर कहा। जी बेहतर, नहीं पूछेंगे। तो फिर हमें अपना ख्याल अर्ज करने दें, मैंने मुस्कुरा कर कहा। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, वो पुरजोश अंदाज में बोले। फिर चौंक कर बोले, लेकिन नहीं, पहले मुआवजे की बात तो हो ही जाए। मुआवजे की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो आप दे देंगे हम ले लेंगे। नहीं भाई, तय कर लेना अच्छी बात है। मैं आप लोगों को 1 लाख रुपए दूंगा अगर आपने निशान बनाने वाले को पकड़ लिया और घोड़े को जहर देने वाले को जाहिर कर दिया। मेरे घोड़े बहुत कीमती होते हैं। देखिए जनाब, हम 1 लाख रुपए नहीं ले सकते। क्या मतलब? क्या 1 लाख रुपए कम है? मैं इजाफा किए देता हूँ, 1.5 लाख दे दूंगा। अफसोस, आप गलत समझे। क्या मतलब? मैंने तो सुना था तुम ज़रा भी लालची नहीं हो, उन्होंने बुरा सा मुंह बनाया। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना था। हम ना 1 लाख लेंगे ना 1.5, सिर्फ और सिर्फ 10,000 और वापसी। 10,000 और वापसी? क्या मतलब? वो हैरतज़दा रह गए। 10,000 रुपये मुआवजा और यहाँ से अपनी कार पर हमें हमारे घर भिजवाएंगे, क्योंकि हम पैदल नहीं जा सकेंगे। वो हंस पड़े, फिर बोले, लेकिन भाई 10,000 रुपये तो बहुत कम है। 20-20 हज़ार तो मुझसे वो सुरासान ले गए जो कुछ भी मालूम ना कर सके। हैरत है, कुछ मालूम ना कर सकने के बावजूद उन्होंने इतना मुआवजा कैसे ले लिया। ये इन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि अगर रात से पर्दा उठा सके तो 50,000 रुपये लेंगे, ना उठा सके तो सिर्फ 20,000। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। खैर जनाब, हम तो सिर्फ 10,000 रुपये लेंगे। अगर आप इससे भी कम देना पसंद करें तो हम वो भी कबूल कर लेंगे, लेकिन इनसे ज़ायद हरगिज़ वसूल नहीं करेंगे। अगर आपको मंजूर हो तो ठीक है, वरना फिर हमें वापस भिजवा दें। अरे अरे, आप लोग तो बुरा मान गए। खैर आपकी मर्ज़ी, मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, तो अब तक के हालात सुनकर आपने क्या राय कायम की है? आप दरअसल अपनी बेगम साहिबा पर शक कर रहे हैं, मैंने बेसाख्ता कहा। ओह, इनके मुंह से फ़ौरन निकला। आंखों में हैरत दौड़ गई। जी हाँ, इसीलिए तो आपने हमारे मुल्क से पुलिस की मदद नहीं मंगवाई कि इस तरह बात फैल सकती थी। मैं सोचता हूँ बेगम। इनके अल्फाज दरमियान में रह गए, क्योंकि इसी वक्त इनकी नज़रें दरवाजे पर जा पड़ी थी और वहीं जम कर रह गई थी। हमने भी जल्दी से इधर देखा। दरवाजे में एक नहायत खूबसूरत औरत खड़ी थी। इसकी आंखों में उलझन और गुस्सा साफ नज़र आ रहे थे। मिस्टर खान का रंग उड़ गया। इसी वक्त औरत ने कहा, तो आप भी मुझ पर शक करते हैं? तब तो ये अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। बेहतर होगा आप मुझे इजाज़त दे दें, मुझे आज़ाद कर दें। फौजिया, तुम गलत समझी, मैं इन लोगों से कुछ और कहना चाहता था। मिस्टर खान जल्दी से बोले। क्या कहना चाहते थे? मैं भी सुनना पसंद करूँगी, इसने कहा और आगे आगे आ गई। इनसे कहिए, इनसे मिलिए भाई, ये मेरी बेगम है फौजिया खान। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैंने फ़ौरन कहा। लेकिन मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई, इसलिए कि आप लोगों की आमद से हमारे दरमियान सुलह रहती नज़र नहीं आती, इसने भिना कर कहा। ओह, हमें इसका बहुत अफसोस है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप यहीं रहें और हम लोगों को जाने की इजाज़त दे दें, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। बांस बांसुरी? बेगम खान ने बड़बड़ाने के अंदाज में कहा। ये एक मुहावरा है, इसके चक्कर में ना पड़ें और हमें यहाँ से जाने की इजाज़त दिलवा दें। क्यों खान साहब, आप क्या कहते हैं? बेगम खान इनकी तरफ मुड़ी। मैं क्या कहूँ? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि नीला हाथ खिड़की के शीशे पर नज़र ना आए और मेरे घोड़े जहर से हलाक ना हो, इन्होंने जल्दी जल्दी कहा। काश ये बात मेरे बस में होती। तो फिर इन लोगों को तफ्तीश की इजाज़त दे देनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप ख्याल कर रहे हैं कि ये हरकतें मैं कर रही हूँ, हालांकि ऐसा करके मुझे कुछ भी तो हासिल नहीं। आप खुद बताएं, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगी? बेगम, मैं आप पर शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप पर शक करने पर मजबूर भी हूँ। मिस्टर खान ने अजीब बात कही। ये क्या बात हुई? आपको ये तो मालूम ही है कि आपके कितने हालात में महल तक पहुँची थी। हाँ, अच्छी तरह मालूम है। मैं सोचता हूँ शायद किसी वक्त आपकी याददाश्त वापस आ जाती है और इस दूसरी हालत में आप ये काम कर गुजरती हैं, क्योंकि हम में से किसी को भी मालूम नहीं कि याददाश्त गुम होने से पहले आप क्या थी, कौन थी। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं आपको बेकसूर ही ख्याल करूँगी। तहम मेरे पास आपके इस सवाल का जवाब है।
आखिर किसी निगरान ने मुझे शीशे पर निशान बनाते क्यों नहीं देखा? वो तो तमाम रात जाग कर निगरानी करते हैं और इसी तरह अस्तबल की तरफ जाते या घोड़ों को जहर देते क्यों नहीं देखा? इन्हीं बातों के हल के लिए तो शौकी ब्रदर्स को बुलवाया गया है। ये बेचारे क्या कर सकेंगे? इन्होंने मुंह बनाया। इसमें तो कोई शक नहीं कि हम बेचारे हैं। आफताब जल्दी से बोला, इनको मोहलत देने में हर्ज भी क्या है? यूँ भी तो हमारे पास चौथे घोड़े को बचाने का कोई तरीका नहीं, सिवाय इसके कि आज रात इसे खाने को कुछ ना दिया जाए, ताकि जहर किसी सूरत भी इनके जिस्म में दाखिल ना हो सके। दूसरी ये कि निगरानों की तादाद दुगनी कर देनी चाहिए, और इसके साथ शौकी ब्रदर्स भी होंगे। उम्मीद है इस बार हम मुजरिम को पकड़ लेंगे। जिस रोज़ मुजरिम को आप पकड़ लेंगे वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा, क्योंकि इस दिन आपका शक मुझ पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वो दिन कभी नहीं आएगा। मायूस होने की ज़रूरत नहीं। हाँ भाई, हम क्या बातें कर रहे थे? ये कहकर वो जल्दी से हमारी तरफ मुड़े। यही बात हो रही थी कि आपको अपनी बेगम साहिबा पर शक है। हाँ, लेकिन इस हद तक कि ये अपनी पहली ज़िंदगी में लौट कर ऐसा कर गुजरती हैं। खैर, अब ये सब हम पर छोड़ दें और इतना बता दें कि महल में जो 24 मुलाजिम काम करते हैं, क्या आपको इन सब पर एतमाद है? हाँ, वो सब बहुत अच्छी तरह देखभाल कर मुलाजिम रखे गए हैं और वो सब बिल्कुल ईमानदार हैं। इशफाक बोला, हाँ, इनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसकी ईमानदारी पर शक किया जा सके। 9 माह पहले आपने कोई नया मुलाजिम तो नहीं रखा था? नहीं, सभी पुराने मुलाजिम हैं। चलिए, ये तो हुआ। अब हमें करना ये है कि खिड़की को सारी रात नज़र में रखें और इसी तरह घोड़े को भी। फिर देखते हैं सुबह वो निशान किस तरह नज़र आता है और घोड़ा किस तरह मुर्दा मिलता है। ठीक है, मेरी तरफ से आपको खुली इजाज़त है। जो जी चाहे करें, जिससे जो बात चाहें पूछें। मेरे और बेगम समेत सब लोग आपके सवालात के जवाब देने के पाबंद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इन हालात में तो रात से पर्दा उठने में देर नहीं लगेगी। रात का खाना हम साथ खाएंगे, इसके बाद आप का निगरानी वाला काम शुरू हो जाएगा और हम आराम करेंगे। बहुत बेहतर। अब ज़रा हमें किसी मुलाजिम के साथ महल की सैर करवा दें, ताकि हम महल का हर हिस्सा देख लें और अस्तबल भी। अच्छी बात है। ये कहकर मिस्टर खान ने घंटी बजाई। फ़ौरन ही दिलबर शरीफ अंदर दाखिल हुआ और बादब अंदाज में बोला, क्या हुक्म है सरकार? इन लोगों को पूरी महल की सैर कराना है। जो हुक्म जनाब आली। आइए जनाब, चलें। हम इसके साथ बाहर निकल आए और महल का एक एक हिस्सा देखते फिरे। फिर हमारा रुख अस्तबल की तरफ हो गया। घोड़ों का अस्तबल देखकर हम हैरान रह गए। वहाँ 100 के करीब घोड़े थे और एक से बढ़कर एक खूबसूरत और ताकतवर घोड़े। चौथा बेहतरीन घोड़ा कौन सा है? नंबर 4 खाने में खड़ा है, वो रहा। इसने इशारा किया। हम इसके करीब चले आए। चंदा मही तक बगौर इसका जायज़ा लेते रहे। घोड़ा कदरे बेचैन नजर आ रहा था। ये देखकर मैंने कहा, ये बेचैन सा है, क्या इसे भी मालूम है कि इसकी जान को ख़तरा है? सुना है जानवरों को अपनी मौत के बारे में पहले ही पता चल जाता है। तब तो इसका मतलब है हम इसे नहीं बचा सकेंगे। ये ज़रूरी नहीं, हमारा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। इतने में खाने की घंटी बजी। दिलबर शरीफ ने चौंक कर कहा, आइए, खाने का वक्त हो गया है। खाना बहुत लजीज था और मज़े की बात यह कि ये सब एक ही मेज़ पर खाना खा रहे थे, यानी तमाम मुलाजिम, हम और मिस्टर खान। इनमें बस बेगम साहिबा शामिल नहीं थी। शायद वह मुलाजमीन के सामने नहीं आती थी। आखिर खाना ख़त्म हुआ। मिस्टर खान ने उठते हुए कहा, अब हम अलग होते हैं मिस्टर शौकी ब्रदर्स। सुबह मुलाकात होगी। देखना यह है कि आप क्या कारनामा दिखाते हैं। फ़िक्र ना करें, अल्लाह ने चाहा तो हम कामयाब होंगे। उन्होंने हमसे हाथ मिलाया और इस अपने कमरे की तरफ मुड़ गए। मुलाजमीन ने अपने अपने कमरों का रुख किया। सिर्फ 8 मुलाजमीन वहाँ रह गए। दिलबर शरीफ ने इनसे कहा, तुम में से 4 खिड़की के आसपास मौजूद रहेंगे और 4 अस्तबल में चौथे घोड़े के पास। तुम्हारे पास भरी हुई राइफलें मौजूद होनी चाहिए। बाकी रहे शौकी ब्रदर्स, ये अपना काम खुद करेंगे। ये हर तरह आज़ाद हैं। कमरों के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए गए हैं। आप लोगों के बाहर निकल जाने के बाद बैरूनी दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हम में से एक आज रात मिस्टर खान के कमरे में रहेगा। हमारा प्रोग्राम ये है। मैंने परेशान होकर कहा, ओहो, अच्छा, खैर, यूँ ही सही। आज रात मिस्टर खान इस कमरे में सोएंगे भी नहीं, लिहाजा आप में से एक इस कमरे में जा सकता है।
آفتاب تم کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ اور دیکھو رات بھر پلک نہیں جھپکو گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی جان؟ پلک تو جھپکتا ہی ہوگی، اس نے گھبرا کر کہا۔ اچھا خیر، ذرا دیر کے لیے بھی اونگ نہیں لو گے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ آپ کہاں رہیں گے؟ میں کھڑکی کے باہر موجود رہوں گا، اشفاق اور اخلاق چوتھے گھوڑے کے پاس رہیں گے۔ ہاں، ہم وہاں ضرور رہیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک اطمینان چاہیں گے، اشفاق نے فکر مندانہ انداز میں کہا۔ اطمینان؟ کیسا اطمینان؟ دلبر شریف نے حیران ہو کر کہا۔ پچھلی مرتبہ، یعنی جب تیسرا گھوڑا مرا تھا، اس وقت وہاں 8 نگران کون کون تھے؟ کیا آج بھی وہی 8 ہو جا رہے ہیں؟ یہ 8 آدمی بالکل وہی ہیں جنہوں نے تینوں موقعوں پر نگرانی کی تھی۔ کھڑکی پر وہ 4 آدمی مقرر کریں جو پچھلی مرتبہ استبل میں تھے۔ ٹھیک ہے، یہی کیا جائے گا، اس نے فوراً کہا۔ تو پھر آئیے، ایسا نہ ہو کہ مجرم اپنا کام دکھا جائے اور ہم یہاں کھڑے باتیں ہی بگاڑتے رہیں۔ آفتاب مسٹر خان والے کمرے میں چلا گیا۔ ہم باہر آ گئے۔ اس کھڑکی کے سامنے 4 ملازم اور میں رک گئے۔ دلبر خان 4 ملازمین، اشفاق اور اخلاق کو لے کر استبل کی طرف چل دیا۔ جلد ہی وہ واپس آیا۔ ان لوگوں کو وہاں تک چھوڑ آیا ہوں جناب، اور اب میں محل کے اندر جا رہا ہوں۔ بیرونی دروازہ اندر سے بند کیے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتا دیں، اگر ہمیں کسی وقت اندر والوں کو جگانے کی ضرورت پیش آئے تو کیا کریں؟ دروازے پر لگا گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے گا، اس نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ اب ہمارا کام شروع ہوتا ہے۔ اس وقت کھڑکی پر سر سے کوئی نشان موجود نہیں ہے، کیوں ٹھیک ہے نا؟ میں نے 4 نگرانوں سے کہا۔ ہاں جناب، یہی بات ہے، اور استبل میں گھوڑا بھی زندہ سلامت ہے۔ بالکل، وہ ایک ساتھ بولے۔ آپ لوگ یہیں ٹھہریے، میں ذرا کھڑکی کا نزدیک سے جائزہ لے لوں۔ یہ کہہ کر میں کھڑکی کی طرف بڑھا اور جب اس کے بالکل نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا دوسری طرف آفتاب بھی موجود تھا، لیکن چونکہ کھڑکی بند تھی اس لیے ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے، آواز بھی نہیں سن سکتے تھے۔ ہم نے کھڑکی کے شیشے کا بغور جائزہ لیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ کھڑکی پر اس وقت کوئی نشان نہیں تھا۔ وقت چونٹی کی رفتار سے گزرتا چلا گیا اور پھر اچانک میں زور سے اچھلا۔ میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ پھر میں دوڑ کر کھڑکی کے نزدیک پہنچا۔ ادھر آفتاب کھڑکی کی دوسری طرف آنکھیں پھاڑے کھڑا تھا۔ باقی 4 نگران بھی دوڑ کر میرے پاس پہنچ گئے۔ اف اللہ، یہ کیسے ہو گیا؟ ایک نگران کے منہ سے حیرت کے عالم میں نکلا۔ کیا دوسرے اور تیسرے موقع پر بھی ایسا ہی نہیں ہوا؟ ان موقعوں پر ہم نے نظریں شیشے پر جمائے نہیں رکھی تھی، اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کم از کم ایک بات میں کوئی شک نہیں، اور وہ یہ کہ آپ چاروں اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں، مطلب یہ کہ نشان بنانے میں کم از کم آپ لوگ کا ہاتھ نہیں ہے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ شکریہ جناب، لیکن یہ کیا کم پریشانی کی بات ہے کہ نشانہ ایک بار پھر بن چکا ہے اور ہم بنانے والے کو نہ دیکھ سکے، نہ پکڑ سکے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس پر حیرت ہمیں بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ نشان بنانے کے لیے کوئی شخص بھی کھڑکی کے قریب نہیں آیا، میں نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ نشان خود بخود تو بن نہیں سکتا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، نشان خود بخود تو بن نہیں سکتا، لیکن بنتا ضرور ہے، میں نے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ افسوس میں نہیں جانتا یہ کیا بات ہوئی، میں نے بے چارگی کے عالم میں کندھے اچکائے۔ ادھر آفتاب بے تاب کھڑا تھا۔ میں نے اسے کھڑکی کھول دینے کا اشارہ کیا، اس نے کھڑکی کھولتے ہی کہا۔ یہ کیا ہوا بھائی جان؟ یہی ہم سوچ رہے ہیں، فکر نہ کرو، میں نے منہ بنایا۔ جی بہتر نہیں کرتا۔ ارے ہاں، ہمیں اشفاق اور اخلاق کی بھی خبر لینی چاہیے۔ یہاں ٹھہرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں، یہاں تو جو ہونا تھا ہو چکا، میں نے جلدی جلدی کہا۔ آفتاب اچک کر کھڑکی پر چڑھا اور چھلانگ لگا کر میرے نزدیک آ گیا۔ اب ہم 6 کے 6 استبل کی طرف بڑھے۔ چوتھے گھوڑے والے خانے کے قریب پہنچے تو دھک سے رہ گئے۔ اشفاق اور اخلاق بہت بنے کھڑے تھے اور چوتھا گھوڑا تڑپ رہا تھا۔ قریب ہی 4 نگران بھی ساکت کھڑے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی اسے زہر کس طرح دے گیا؟ اس طرف کوئی نہیں آیا، ان 4 سے پوچھ لیں، اس نے 4 نگرانوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ادھر تو کسی کا فرشتہ بھی نہیں آیا، ایک نگران بولا۔ فرشتے کے بارے میں آپ یقین سے کس طرح کہہ سکتے ہیں جبکہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے؟ آفتاب نے اسے گورا۔ اوہ معاف کیجیے گا، وہ گڑبڑا گیا۔ خیر معاف کیا، آئندہ فرشتوں کو نہ الجھایا کریں، وہ بولا۔ جی بہتر۔ کیا اس وقت ڈاکٹر کو بلوایا جا سکتا ہے؟ میں نے کچھ سوچ کر کہا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں،
لیکن ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نگران نے کہا۔ کیا خبر وہ اس گھوڑے کو بچا سکیں اور یہ بیان دے دے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ گھوڑے بھی بیان دے سکتے ہیں؟ ملازم نے مجھے گھورا۔ ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ خیر، ڈاکٹر کو تو فون کر ہی دیں۔ اگر گھوڑا بچ گیا تو مسٹر خان کو خوشی ہوگی۔ جی بہتر، یہ لیجیے۔ دروازہ کھلوایا گیا۔ دلبر شریف کی پریشان صورت دکھائی دی۔ خیر تو ہے؟ واردات ہو چکی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولا۔ کھڑکی پر ہاتھ کا نشان بھی موجود ہے اور گھوڑا بھی تڑپ رہا ہے۔ وہ کوئی دم کا مہمان ہے۔ اوہ، لیکن یہ کیسے ہوا؟ یہ تو بعد میں بتائیں گے، پہلے آپ ڈاکٹر کو فون کریں، ہو سکتا ہے وہ گھوڑے کو بچا لے۔ اوہ اچھا، آئیے، دلبر شریف نے بکھلا کر کہا۔ ڈاکٹر کو فون کیا گیا۔ گڑبڑ کی آوازوں نے مسٹر خان کو بھی جگا دیا۔ وہ بھی اپنا گاؤن سنبھالتے ہوئے وہاں آ گئے۔ کیا ہوا؟ جی وہی جس کا ڈر تھا۔ کیا مطلب؟ کیا ہاتھ کا نشان بن چکا ہے؟ اور گھوڑا؟ وہ دم توڑ رہا ہے یا شاید توڑ بھی چکا ہے۔ نہیں، مسٹر خان نے چیخ کر کہا اور استبل کی طرف دوڑ پڑے۔ ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا اور ہم کر ہی کیا سکتے تھے؟ گھوڑا بھی مرا نہیں تھا، اس کے تڑپنے کی رفتار کم ہو چلی تھی۔ اف اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے تو سوچا تھا میں نے شوقی برادرز کو بلا لیا ہے، آج رات واردات نہیں ہو سکے گی، لیکن افسوس، میرا خیال تو خام نکلا۔